अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए विल अटैक सून, इंडिया आस्क ऑल इंडियंस टू लीव ईरान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज के समय पूरी दुनिया में ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ईरान, इन दोनों में से एक कंट्री दूसरे देश पर क्या आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। जो संकेत मिल रहे हैं इससे साफ लग रहा है कि टेंशन्स ऑल टाइम हाई पे है और कहीं से भी एक गलत स्टेप किसी कंट्री ने ले लिया तो उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर महसूस किया जाएगा। भारत ने ऑलरेडी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि लीव ईरान, ईरान से निकल जाइए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब इजराइल और यूएस ने ईरान की बॉम्बिंग करी थी तो हजारों लोग ईरान में मारे गए थे। अभी जो न्यूज़ आ रही है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को कह दिया है कि कई जो मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान के आसपास, इनको इवैक्यूएट कर दो। यूजुअली यूएस ऐसा तभी करता है जब इनको पता है कि या तो ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है, प्रीएम्प्टिव अटैक, या फिर यूएस को पता है कि ये ईरान पर इतना बड़ा आक्रमण कर सकते हैं कि ईरान उसके रिस्पांस में अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करने का प्रयास करेगा। एक्चुअली ईरान ये बात बोल भी चुका है कि अगर इन पर अटैक होता है तो ये इजराइल और यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर अटैक करेंगे। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये इस वक्त लगातार ईरान की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस पूरे सिनेरियो में, बहुत कुछ हमारा स्टेक पे है। फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ईरान के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत करी है। वी डिस्कस्ड द इवॉल्विंग सिचुएशन क्या है आप सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जो इनको जीत मिली है उसके बाद बिल्कुल 7वें आसमान पे है और ये हो सकता है कि फिर से अपना लक आजमाए इन ईरान। पिछली बार आप अगर देखें तो यूएसए के बॉम्बर्स ने आराम से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्बिंग भी कर दी थी। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यूएस को रोक नहीं पाया था, तो यूएस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ट्वीट करी है, ये जो ट्वीट है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ट्रंप काफ़ी रैम्बलिंग करते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं, बट यहाँ पर जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं इससे साफ साफ पता लगता है कि यूएस मिलिट्री एक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ये यहाँ पर कहते हैं कि ईरान के पेट्रियट्स, देखो ईरान में जो भी लोग आज के समय जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो लोग असली देशभक्त हैं और ये यूएस कई कंट्रीज में कर चुका है। जब उनको कंट्री को हिलाना होता है, सरकार गिरानी होती है, तो जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट विरोध कर रहे होते हैं उनको यूएस सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यूएस इजराइल दोनों मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्टर्स को जितना सपोर्ट मिल पाए मीडिया कवरेज से और तरीके से ये इनको मिले। मगर इशू ये है कि ईरान की सरकार बिल्कुल ब्रूटल तरीके से अपने लोगों को मार रही है। 2000 लोग ईरान के प्रोटेस्ट में अब तक मर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यह कहा है, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, उनके नाम लिख कर रखना। दे विल पे अ बिग प्राइस, बड़ी कीमत चुकानी होगी। I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killings of protesters stop. और अभी भी वैसे मैं आपको बता दूं, ईरान यूएस के बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई बैकडोर, कोई बातचीत कुछ नहीं होती। और यूजुअली मैं आपको बता दूं, वॉर के चांसेस या फिर स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं जब दो देश बातचीत करना ही शुरू कर देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लास्ट मोमेंट पर दोनों कंट्रीज कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं, कुछ यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। मगर जिस तरीके से ट्रंप ने लिखा है हेल्प इज ऑन इट्स वे, उससे साफ साफ लग रहा है कि यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहता है ईरान में, ताकि सड़कों पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको मौका मिल जाए ईरान के प्रेसिडेंट के घर में घुसने का, पार्लियामेंट में घुसने का, बेसिकली एक रेवोल्यूशन करने का। और आगे आप देख पाओगे मीगा इन्होंने लिखा है, ये मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन नहीं है, ये है मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो इनके हिसाब से ये जो बदलाव लाने वाले हैं ये ईरान में करंट गवर्नमेंट को हटा के एक प्रो यूएस गवर्नमेंट जो लाने वाले हैं, उससे ईरान फिर से ग्रेट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जब यूएस अटैक कर सकता है ईरान को तो क्या इजराइल पीछे रहेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखने को मिल रही है
कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन पहुंच चुका है ग्रीस में। पिछली बार अगर हम देखें साल 2025 में जब विंग ऑफ जायन नाम का अटैक किया था इजराइल ने ऑन ईरान, उस वक्त भी सेम केस था। बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप अपने प्लेन के साथ पहुंच गए थे ग्रीस में। रीजन बहुत ही सिंपल है, जब ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स बरसेंगे पूरे इजराइल पर, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि एक मिसाइल उनके रेजिडेंस या फिर गाड़ी को हिट कर दे, क्योंकि सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ हैंड। पिछली बार भी आपको याद होगा ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए थे इजराइल पर, इजराइल को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, बाद में ये बात इन लोगों ने डिस्क्लोज करी थी। तो इस बार भी सेम पैटर्न हम देख रहे हैं। यूजुअली देखिए कोई चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, आप पैटर्न देखते हैं, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। नेतन्याहू का प्लेन पिछली बार भी पहुंच गया था ग्रीस में इजराइल के अटैक से पहले, इस बार भी सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ईरान की सरकार जो प्रोटेस्टर्स है क्या इनको संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में हज़ारों लोग मारे गए हैं। 2000 लोग तो कन्फर्म्ड हैं, मगर वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 मौतें हो चुकी है ईरान में। ईरान की सरकार ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया है। जो लोग ईरान की सरकार का विरोध कर रहे थे उनको मार दिया गया है, कई लोग गायब हो गए हैं। कई वीडियो सामने आई हैं जहां पर दिखाया गया है कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली है प्रोटेस्टर्स की। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 लोग मारे गए हैं ईरान में पिछले कुछ दिनों में। इतने सारे प्रोटेस्टर्स थे, सरकार ने सबको कुचल दिया है। नाउ अगर जेन्युइनली ये बात सही है तो इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। ईरान के प्रोटेस्टर्स अब फिर बिल्कुल ही आप कह लीजिए निराश होकर वापस घरों में जा सकते हैं, या फिर पब्लिक का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और उस गुस्से का फ़ायदा उठा सकते हैं इजराइल और यूएस ईरान में एक तख्ता पलट करने के लिए और वापस ईरान में शाह ऑफ ईरान की फैमिली को डिप्लॉय करने के लिए एज द रूलर्स। और मैं देख रहा था कुछ ही मिनट्स पहले जो ईरान की एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करी है। मैंने ऐसी ट्वीट आज तक किसी कंट्री द्वारा पब्लिश होते हुए नहीं देखी। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफा एक्शन जो लिए जा रहे हैं यूएसए द्वारा एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को बदलने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने रिसेंटली 66 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कई यूएन के संगठन भी हैं उससे विड्रॉ कर दिया है, इससे दुनिया एक ब्रेकडाउन की तरफ जा रही है। आगे ये कहते हैं साइलेंस एंड इनएक्शन बाय कंट्रीज डू नॉट मिटिगेट दीज थ्रेट्स। जो देश ये सब देखते हुए बिल्कुल चुप रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, इससे थ्रेट कम नहीं होगा, इससे जो खतरा है बढ़ता रहेगा। आगे ऑलमोस्ट आप कह लीजिए दुनिया भर के देशों को वार्निंग देते हुए, और सिंस ये यहाँ पर ट्विटर हैंडल है ईरान एम्बेसी इन इंडिया का, तो मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पे कुछ एक मैसेज ये भारत को भी भेज रहे हैं। आखिरी की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो पॉलिसीज हैं ये आज नहीं तो कल सभी देशों को इम्पैक्ट करेगी रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और इकोनॉमिक पावर। चाहे साइज कोई भी हो, छोटा देश हो बड़ा देश हो, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो कम हो, तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये इस ट्वीट में बता रहे हैं कि कोई देश ये अज्यूम ना करे कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो यूएस हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना कर लेगा। तो ये आप कह लीजिए आज के समय ईरान में थिंकिंग है कि वी मस्ट टेल एवरीवन के जो होने वाला है उसमें ईरान के साथ खड़े रहो। बट अगेन हम भी यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में आप कहाँ खड़े हुए थे? डिड यू सपोर्ट इंडिया? नहीं ना, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे? तो आज रात की क्या डेवलपमेंट्स होती हैं देखना होगा। अगेन हो सकता है कि जो बड़ा ब्रेक थ्रू होना है मिलिट्री एक्शन जो कोई देश लेगा वो हो सकता है कि आज रात या फिर आने वाले एक हफ्ते की किसी भी एक रैंडम नाइट को हो सकता है। बट डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right, now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And
I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. यहाँ पे कह रहे हैं कि ईरान की करंट जो लीडर हैं ये मॉन्स्टर्स हैं, शैतान हैं, और बस मेक ईरान ग्रेट अगेन इनको करना है. सो समथिंग बिग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. कोई ऐसी एक हिस्टोरिक यहाँ पर चीज़ होगी जिससे यूएस को या तो एक बड़ा सेटबैक लगेगा कि इतने सारे प्रोटेस्टर्स के समर्थन के बाद भी ये ईरान में चेंज नहीं ला पाए, या फिर अगर ईरान बदल जाता है तो भारत को फिर इवैल्यूएट करना होगा कि अब एक नए ईरान के साथ कैसे हम बातचीत करेंगे. सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन. कुछ अपडेट्स होती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद. बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं. हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं. बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे, और इसीलिए ग्लोबल ब्रांड PwC, विच इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, गूगल करिएगा इसके बारे में. PwC और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स. ये विदाउट अ डाउट भारत का सबसे ज्यादा फ्यूचर रेडी डेटा साइंस कोर्स है. अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर रेडी से क्या मतलब है. देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे NASSCOM, PwC, करियर 247 के. बट एट द सेम टाइम इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है. और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में. एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है. शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन. ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स. ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है. अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब. तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर जरूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा. सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल. और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं. शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो. वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ सऊदी अरब अमेरिका ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਈਰਾਨ ਤੇ. ਕਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ. ਕਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ. हाँ चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई भाई. इंटरेस्टिंग थी वीडियो. वैसे जो अमेरिका कर रहा है और वेस्टर्न मीडिया की दोगलापन की बात करो तो भाई जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई वहाँ पर मौतें हुई होंगी, लेकिन ये कुछ बढ़ा चढ़ा के इतनी ज्यादा नहीं, 20,000 मौतें हुई होती ना तो भाई जो प्रोटेस्टर हैं दुम दबा के भाग जाते हैं. जी कब ये कब भाग कितनी जाना. बात अच्छा, हाँ, एक बहुत और चीज कम है, तो था, 20,000 कितना बड़ा आंकड़ा है यार. आपने वीडियो देखी होगी जो प्रशांत सर ने दिखाई है, जो प्रोटेस्टर दिखा रहे हैं, चल रहे हैं, भी हो सकता है उसके हमायती हो, वो तो बड़े सुकून से अपना एक पैदल वॉक कर रहे हैं. जो प्रोटेस्टर होते हैं तो हजूम की तरह होते हैं, तो बिखरे होते हैं, और भाई किसी का कहीं मुंह लगा होता है, किसी का कहीं लगा होता है. ये प्रोटेस्ट तो भाई सरकार के खिलाफ चल रहे थे ना. अब जो है कई लोग जो है सड़कों पे निकले हुए, लाखों की तादाद में निकले हुए, जो खमैनी के हक में निकले हुए. अच्छा, वो नहीं दिखाना, वो वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा, वो जो उनके हक में निकले हुए.
बात सिंपल थी भाई साहब, वो अमेरिका जो है वो चाहता है रजीम चेंज करवाना चाहता है। हाँ जी। अच्छा ये अगर ईरान का इतना सगा है तो वो बम बम किस लिए मार के अगले दिन मार के गया अभी जो है वो उसके ऊपर और बम मारने की कोई सैंक्शन हजारों की किस्म के तो सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं। तो ये जो अमेरिका और जो यूरोप या जो ये ईरान सॉरी इजराइल जो सगा बना पड़ता है, ये ईरान का सगा सुगा कोई नहीं भाई, किसी का सगा कोई नहीं है ईरान। और जो ईरानियन जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने जो लिखा है वो हकीकत है भाई कि भाई किसी के जुड़ने पे आप अगर खुश हो रहे हो तो भाई कल ना आपकी भी एक दिन बारी आनी है। तो इसमें कोई दोहरी राय नहीं। सर ने बोला कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब चीज़ें ख़राब हो रही थी तो ईरान के एक पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर थे या एम्बेसडर थे, उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है आप दोनों कंट्रियों को बीच में मतलब होता है ना वो सालसी करवाने के आपकी सुलह करवाने के लिए रेडी हैं, उन्होंने बोला था। अच्छा बयान वो जब मेजर साहब ने वो गालियां भी लिखी, हाँ, बिल्कुल सुअर बैठा हुआ है, ऐसी बात ऐसे ही है ना। वो सालसी का किरदार उन्होंने कहा था कि हम करते हैं कि भाई आप जो है दोनों कंट्री शांत होकर बैठ जाओ। साफ ज़ाहिर कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है ईरान के सेम है। ये प्रशांत धवन सर को ये बात करनी नहीं चाहिए थी भाई। दुनिया में जब भी किसी के साथ किसी की जंग लगी है, दूसरा कौन सा कंट्री है जिसने इंटरफेयर किया कि सब बिल्ली की तरह म्यूं करके पीछे बैठ जाते हैं। जब गजा में मासूम लोग मर रहे थे उस समय सारी दुनिया कहाँ थी? मैं इंडिया को नहीं पूछ रहा, सारी दुनिया उस समय ईरान कहाँ था? खामोश। हाँ जी, उस समय कहाँ थे? वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए, किसी ने चू नहीं की। अब ईरान की बारी, धीरे धीरे सब ने भाई। अच्छा एक और चीज है, सदाम का डायलॉग याद आ गया। हाँ, उस वक्त को याद करो। वो जब वो उसके साथ हो रहा ना तो वो हंस रहे थे, जो आज वो भागा है ना बशारुल असद। नहीं, आज कतर को फिक्र पड़ रही, अपनी सऊदी अरब को फिक्र पड़ रही। बशारुल असद खड़ा था जेल में और सऊदी अदालत में, वो हंसा तो उसने कहा हंसो ना, आज मेरे साथ हो रहा, कल तुम भुगतोगे। तो वो निकला ना अपनी अवाम के हाथों जलील। निकला। अब कतर ने भी बोला है पाकिस्तान को, कल अपना हमारे पीएम को, फॉरेन मिनिस्टर को भी कहा कि भाई अगर ये हमला करता है तो इन्होंने तो बोला कि हमने जो इनके वहाँ पे अड्डे हैं वहाँ पे हमला करना। कतर छोटा सा कंट्री है, अब लाजमी नहीं कि अड्डों पे हो गए वहाँ कतर के लोग भी शहीद होंगे। अगर सऊदिया के आग इलाकों पे वो हमला करेगा, मतलब ये आग तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। अमेरिका ने बोला उधर अपनी फौजें निकाली। और अक्सर कहते हैं ना भाई कि नेतन्याहू जब ईरान ने अटैक किया तो उस वक्त भी भाग गया था, आज भी भाग रहा है। बड़ी भाई उसको अपनी बहुत जान बहादुर प्यारी है, फिर इतनी टेक्नोलॉजी लेकर अपने कंट्री में अपने घर में भी नहीं बैठ सकता भाई। आयरन डोम उसके पास है, फिर भी उसको इतनी टेंशन लगी रहती है कि ईरान का मिसाइल कहीं ना कहीं से आकर लग जाएगा मुझे। हाँ जी। तो भाई जो मेन लीडर होते हैं वो इसी तरह अपनी जान बचा के भागते भी हैं। अब बाकी बात ये है कि भाई अब जो जिस तरह अमेरिका ने और यूरोपियन जो दूसरे कंट्री कई कंट्री उन्होंने एक जो है वो स्पेशल जहाज नहीं वो एक जारी किया है, जो कहते हैं कि भाई अपने लोगों को वहां से मुरासला जारी किया है। वहाँ भी इंडिया ने भी किया है ईरान से कि अपने लोगों को निकल जाए, सेफली निकल जाए। अगर बात करें मौजूदा सरकारों की, तो मेरा सवाल आपसे है भाई कि क्या ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं या नहीं हैं? आपने चाबार उधर पोर्ट बना रखा है, आपको उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी दी। हमने आज से 2-3 साल पहले इस पर रिएक्शन भी दिया था जी। कि उन्होंने आपको वीज़ा फ्री एंट्री भी दे रखी है ईरान ने इंडिया को जी। तो इसका मतलब क्या कि आपके साथ वो ट्रेड भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके फिर भी आप जो है ना मुखलसी आपकी जो पब्लिक की तरफ से आज भी ईरान के खिलाफ जो है वो उन्हें देखी नहीं जा रही। बात करें भाई अमेरिका की, तो अमेरिका भाई साहब चाहता है वो उनको चुभता है, चेंज करवाना चाहता है अयतुल्ला खामनी का। अक्सर हम जो है ना एक यूसुफ ने भी अगले दिन मिसाल सुनाई थी भेड़िए वाली कि वो भेड़ के बच्चे को मेमने को पानी पी रहा होता है तालाब में, तो कहता है तुमने मुझे गाली क्यों निकाली थी 6 महीने पहले, पिछले साल तुमने मुझे गाली क्यों नहीं? कहता मेरी तो उम्र अभी, मेमना कहता मेरी उम्र अभी 6 महीने। तो वो भेड़िया कहता अच्छा तुम्हारे फिर माँ बाप ने निकाली होगी, तो वो उसको मार देता है भेड़ के बच्चे को। बहाना ही बनाया। तो ये अमेरिका का वही सेम बहाना है कि भाई
अगर रजीम ने चेंज करवा पाया तो उसने वैसे बम मार देना है। कोशिश कर रहा है रजीम चेंज हो जाए, प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की। ये जो अगर 2000 भी लोग मरे हैं ना भाई, तो इनके भी मौत का जो है ना जिम्मेदार अमेरिका है, ऐसे ही जो ये चीजें करवा रहा है। भाई पीछे से जो चीजें करवाता है हकदार असल में तो वही होता है। और जो शाह साहब बने हुए, जो लीडर बनने आए सारी जिंदगी अमेरिका में रह के, अब ईरान के सगे बनने आ रहे हैं। बताओ जरा। जी, और मजे की बात है, और जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो भी वहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठ के दे रहे हैं, वही उनकी गोदी में। बात सिंपल सी है भाई कि ये अगर रजीम चेंज ना हो पाई तो फिर भाई क्या हो? बम अटैक करेगा, अटैक करेगा लाजमी करेगा। लेकिन ये कि भाई खित्ते में बेसुकूनी होगी। और ये जो रशिया और चाइना जो बड़े ताकतवर कंट्री हैं जो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं, फिर वो ईरान को डूबता हुआ देखेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि भाई अमेरिका और नज़दीक सर पे आके बैठ जाना है। जिस तरह यूक्रेन के नेटो था ना, तो ये समझो कि यहाँ पे नेटो आ गई ऐसी बात है। ईरान में फिर दूरी कौन सी रह गई? ये हकीकत बात है। और भाई ये खित्ते का जो एक दफ़ा स्ट्रक्चर है ना, अगर आज इन कंट्रियों ने, बड़े कंट्रियों ने ईरान की हेल्प नहीं की तो भाई ये लंबे अरसे के ये घाटे में कितने जल जाना है, घाटे में जाएंगे। चाइना खास तौर पे जो बड़ा झटका लगना है रशिया, चाइना, पाकिस्तान को भी बहुत हाँ खतरा है। जी, सर्दी इलाका है, हमें ज्यादा लगना है। साफ ज़ाहिर है भाई। अब जो है देखा जाए तो जो अफगानिस्तान वाले हैं, BLA वाले हैं जो, BLA वाले हैं, ये भाई और ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे। भाई उनकी पनाहगाह जो बन जाए। हाँ सही है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की है भाई कि अपने लोगों को बोला निकल जाओ, साफ ज़ाहिर है भाई खतरा बहुत है। अगर जिस तरह साफ ज़ाहिर है कि अब जब पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर साइट पे बमबारी की थी ना, अब तो भाई साहब जो है तेहरान पे जहाँ पर जो है मेन लीडर बैठते हैं वहाँ पर भी अटैक होंगे। ये अमेरिका के जो दिख रहा है भाई, उसकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये कि भाई अगर ईरान के पास जो है S-400 होता तो हो सकता है भाई साहब अच्छी टक्कर दे पाता, लेकिन वो भी नहीं। सही बात है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।